हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिजास्टर की जो जिसने पूरी दुनिया को एक नई नॉलेज दी, एक नई दिशा दी। एक ऐसा डिजास्टर जो अपने आप में इतना भयंकर था जिसके रिजल्ट्स आज भी हमें देखने को मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं चेरनोबिल के डिजास्टर की। और चलिए आइए शुरू करते हैं। एबंडेंट, क्या आपने ये वर्ड कभी सुना है? एबंडेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर आज से पहले कई लोग, कई परिवार रहते थे, लेकिन अभी कुछ कारणों से उस जगह पर कोई भी नहीं रहता। पूरी तरह से वीरान, पूरी तरह से छोड़ दिया गया इलाका, शहर या वो जगह जहां पर आज कोई भी नहीं बसता। जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है तो हमें ख्याल आता है भानगढ़ के हॉन्टेड फोर्ट का या फिर कुलधारा के हॉन्टेड विलेज का। बहरहाल ये जगह जो हमने इंडिया की बात की, वो इंडिया में भानगढ़ की बात करो, कुलधारा की बात करो, ये तो हॉन्टेड है। इनके पीछे के रीजन्स पैरानॉर्मल है, जिनकी कोई भी डिटेल नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन दुनिया में कई ऐसी भी जगह होती हैं जिनके साइंटिफिक प्रूफ है, साइंटिफिक रीजन्स की वजह से छोड़ दिया गया है। प्रिपियाट यूक्रेन का एक शहर। आज भी अगर आप इंटरनेट पर किसी एक शहर प्रिपियाट की पॉपुलेशन को सर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर 0 पॉपुलेशन है, कोई भी वहां पर नहीं रहता। तो ये जो यूक्रेन का शहर है प्रिपियाट, इससे ही कुछ 3 किलोमीटर दूर चेरनोबिल एक जगह है जहां पर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करता था। अब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? न्यूक्लियर एटम्स है, उनको हम में कोलाइड करके फिशन प्रोसेस से न्यूक्लियर पावर का जनरेशन करवाते हैं। पूरे दुनिया की बात करें तो आज करीबन 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पूरी दुनिया के पास हैं, जिसमें से हमारे भारत के पास 22 के करीब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज की जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो सबसे पहला नाम आता है यूएसए, जिसके पास 95, फ्रांस 57, चाइना 47, रसिया 38, जापान 33। 26 अप्रैल 1986 रात के करीबन 1:30 बजे न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट नंबर 4 पर सेफ्टी टेस्ट रन कराया जा रहा था, जिसके टेस्ट के इंचार्ज थे एनाटोनी डियाटलॉ जिसके इंचार्ज थे, उनके अंडर ये टेस्ट रन कराया जा रहा था। टेस्ट में लगभग सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया। इसके काफी सारे रीजंस बताए जाते हैं, काफी सारे रिसर्चर्स अपने अपने इसमें तर्क रखते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो कॉमन मिलती हैं वो ये कि टेस्ट के जो प्रोटोकॉल्स थे वो सही तरह से उन्होंने फॉलो नहीं किए। एक समय के लिए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर की जो पावर है वो काफी कम हो जाती है, और उसे फिर से सेम पावर में लाने के लिए या फिर उसकी पावर बढ़ाने के लिए समय होता है 12 घंटों का, जिसे धीरे धीरे करके हम उसकी पावर बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर जो टेस्ट रन करा रहे थे, उन्होंने इसकी पावर को धीरे धीरे ना करके एकदम से बढ़ाने की कोशिश की, जिसके चलते इस न्यूक्लियर रिएक्टर में एक ब्लास्ट हुआ अचानक से। जब न्यूक्लियर रिएक्टर के शटडाउन की जिसे AZ5 कहते हैं, उसे दबाया गया। एनाटोनी डियाटलॉ के अनुसार ये न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट उसी समय हुआ था 5 की को दबाया गया था। न्यूक्लियर में रिएक्टर में एक्चुअली होता क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पूरा पावर है वो जनरेशन डिपेंड करता है न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस पे। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, ये जो भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एटम है, जैसे कि यूरेनियम U-235, यूरेनियम U-238, ये अपने ही जैसे दूसरे एटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये प्रोड्यूस करते हैं तब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। ये प्रोसेस अपने आप कंट्रोल नहीं हो सकती। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में इसे कंट्रोल कराने के लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स का। ये कंट्रोल रॉड्स बनी होती है बोरॉन मटेरियल की। बोरॉन मटेरियल की ये खासियत होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके फिशन प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इन रॉड्स के टिप पर ग्रेफाइट का यूज किया गया था। ग्रेफाइट न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को कम नहीं करती, वो बढ़ाती है। इस टिप पर रहे हुए ग्रेफाइट ने न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया, जिस वजह से जो पूरे रिएक्टर का पानी था
वो वेपोराइज हो जाता है। पानी वेपोराइज हो जाने से इस न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ज़ेनॉन गैस ऑलरेडी उसमें थी, जिस वजह से एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि ये पूरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन चुका होता है। वो इतनी भयंकर तरीके से ब्लास्ट होता है कि उसके आसपास की कंक्रीट वॉल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर की छत सारी गायब हो जाती है और जो न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो पूरी एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। करीबन करीबन 8 टन न्यूक्लियर वेस्ट फैल जाता है। ये 8 टन का न्यूक्लियर वेस्ट तो ये हिरोशिमा पर गिरे हुए बम से 400 गुना ज्यादा था। प्रिपियाट में रहने वाले लोगों को करीबन रात के 1:30 बजे 1:23 पर जब ये ब्लास्ट हुआ, उस समय पर आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। इस रोशनी को वो एक ब्रिज पर खड़े होकर देख रहे थे, जिस ब्रिज का नाम है डेथ ब्रिज। डेथ ब्रिज ये नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जितने भी लोग खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे, उनमें से बाद में कोई भी जिंदा बचा नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार जितने भी लोग थे, या तो उन्हें कैंसर हो गया या तो पूरी वो रेडिएशन का शिकार होकर कुछ ही हफ्तों, कुछ ही महीनों में अपनी जान गंवा बैठे। जैसे ये ब्लास्ट होता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एक इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के जरिए आग लगी है ऐसा समझकर फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है। इन फायर फाइटर्स में से एक थे वेस्ली इग्नाटेंको। वेस्ली इग्नाटेंको जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी। वेस्ली इग्नाटेंको अपनी टीम के साथ जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि वो किसी मेटल को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना ह्यूज रेडिएशन होता है, इसके संपर्क में आना काफी ज्यादा खतरनाक। वेस्ली इग्नाटेंको उनकी पूरी टीम ARS का शिकार हो चुकी होती है, जिसे हम कहते हैं एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति ARS का शिकार होता है उसकी स्किन तुरंत ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में उसकी डेथ निश्चित होती है। इसमें उनकी पेनफुल डेथ होती है कुछ ही दिनों में। उन्हें वहां पर ग्रेफाइट के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं जिन्हें देखने के लिए हाथ में उठाते हैं और हाईली रेडिएशन के चलते उनकी तुरंत ही स्किन में बर्निंग शुरू हो जाती है। सिर्फ फायर फाइटर्स ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले कुछ ऑपरेटर की भी हाईली रेडिएशन, हाईली ARS के तहत मृत्यु होती है, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा। एलेक्जेंडर एकिमो, लियोनिड टॉप्टुनो। तो कुछ ये इंजीनियर्स थे जो ऑपरेटर थे, जिन्हें सिर्फ इस वजह से शिकार होना पड़ा क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स थे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में सिर्फ कोर फटी है या क्या हुआ है वो देखने के लिए वो छत से जाकर जो कोर थे उसको देख रहे थे, जिसके चलते वो हाईली रेडिएशन का शिकार हो गए। इस रिएक्टर में ऐसे भी कई लोग थे जिनकी डेड बॉडीज कभी रिकवर नहीं हो पाई, क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ वो उस मलबे के नीचे दब गए और उन्हें कभी भी रिकवर नहीं किया जा सका। आज भी प्रिपियाट के उस अस्पताल में एक कमरे में इन फायर फाइटर्स के कपड़े मौजूद हैं और आज भी उन कपड़ों पर हाईली रेडिएशन मौजूद है जिसे आप टच नहीं कर सकते। ये धमाका जिस यूनिट 4 पर हुआ उसके नीचे बेसमेंट में न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है, जिसे हम एलिफेंट फुट के नाम से भी जानते हैं। एलिफेंट फुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो एक हाथी के पैर जैसा है और इसमें इतना हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है कि वहां पर अगर आप 1 घंटे भी खड़े हो जाएं आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। सो एज ऑफ नाउ कंडीशन ये है कि प्रिपियाट में कोई भी नहीं रहता, कोई भी शख्स नहीं मौजूद है। पूरा का पूरा शहर अबैंडन्ड है, जो कभी परिवारों से, बच्चों से भरा हुआ रहता था। जो चेर्नोबिल का रिएक्टर 4 है उसके बेसमेंट में आज भी काफी सारा न्यूक्लियर वेस्ट है, जिसे पता नहीं कितने ही सालों लग जाएं न्यूट्रलाइज होने में, जिसे कितने ही सालों लगेंगे जो अपने रेडिएशन है उसे स्प्रेड, जिसका बंद होने में। सो ये तो थी आज की वीडियो दोस्तों, एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए जिसमें हमने कवर किया न्यूक्लियर रिएक्टर जो ब्लास्ट हुआ था चेर्नोबिल में, उसकी पूरी स्टोरी। अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ और जानना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते। सो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूरज की क्लासेस। मिलता हूं आपसे जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।